वेस्टर्न फिलॉसफी की हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी खत्म कर ली है और अब हम तैयार हैं। जो हमारे सिलेबस का पहला फिलोसोफर है दैट इज प्लेटो। वेस्टर्न फिलॉसफी में को हमने पहली ही क्लास में डिवाइड किया था। वेस्टर्न फिलॉसफी को वेस्टर्न एंशिएंट फिलॉसफी, वेस्टर्न मॉडर्न फिलॉसफी एंड वेस्टर्न कंटेम्परेरी फिलॉसफी। तो इस डिवीजन में हमारे जो पहले दो फिलोसोफर्स हैं सिलेबस के, प्लेटो और एरिस्टोटल, ये हैं एंशिएंट वेस्टर्न फिलॉसफी के दो फिलोसफर हैं। और इनका डिवीजन कर सकते हैं या इनका नामकरण कर सकते हैं इनका ग्रीक फिलोसफर। ग्रीक, आज जो कंट्री है ग्रीस, इसके आसपास की फिलॉसफी ग्रीक फिलॉसफी थी। तो ग्रीक ज्योग्राफी के हिसाब से भी हम इनको ग्रीक फिलॉसफी कहते हैं। ग्रीक में भी जो ग्रीस जो एरिया था उसमें छोटे बड़े बहुत सारे स्टेट हुआ करते थे। उसमें भी ये प्लेटो एरिस्टोटल, एथेंस जो स्टेट था, जो उनमें से सबसे बड़ा स्टेट था उस एरिया का, लगभग 3 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन थी, उस उस स्टेट का है। तो इसका एक नाम हम और कर सकते हैं कि ये एथेंस की फिलॉसफी है, एथीनियन फिलॉसफी है। तो 3 4 नाम हो गए। पहला, समय के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करें, टाइम के अकॉर्डिंग, तो एंशियंट वेस्टर्न फिलॉसफी है एक नामकरण, ये हो गया, इसका नाम हो गया। दूसरा, ये ग्रीक इरा का फिलॉसफी है, तो ये दोनों प्लेटो और एरिस्टोटल ग्रीक फिलोसोफर हैं। और उस इरा में भी अगर मैं स्टेट की बात करूं, मैं पर्टिकुलर उस कंट्री की बात करूं, तो वो एथेंस, वो शहर के नाम से की बात करूं तो एथेंस शहर की फिलॉसफी है जहां पे प्लेटो एरिस्टोटल हैं। तो ये इनका डिवीजन हुआ। जीसस से कोई 250 साल पहले, 200 250 साल पहले की ये फिलॉसफी है जब हम बात कर रहे हैं प्लेटो की। इसका एक नाम और हो सकता है जो मैंने शुरुआती क्लासेस में आपको बताया था, क्योंकि इससे पहले की जो 600 साल की फिलॉसफी है, जीसस से 600 साल पहले की फिलॉसफी है, उसमें प्लेटो एरिस्टोटल से फिलॉसफी को लिखने का ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो पहला लिखी हुई फिलॉसफी हमें प्लेटो की मिलती है। जब हम कुछ लिखते हैं तो कुछ नियमबद्ध करते, नियम से लिखते हैं। इसीलिए, क्योंकि सारी फिलॉसफी को इसने कुछ नियमों से बांधा, कुछ रूल्स से बांधा, इसलिए इसको क्लासिकल फिलॉसफी भी कहते हैं। क्लासिकल, मैंने पीछे की कक्षाओं में आपको बताया है, क्लासिकल जो शब्द है उसका मतलब होता है नियमबद्ध, अकॉर्डिंग टू रूल्स। जैसे मैंने आपको याद कराने के लिए बोला था, जैसे मैं कहूं क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, यहां जो क्लासिकल शब्द है उसका मतलब है नियमबद्धता के साथ। मैंने आपको उस समय बताया था कि मैं अगर ठुमरी गाऊंगा, मैं अगर दादरा गाऊंगा, मैं ख्याल गाऊंगा, ये सब क्या है, क्लासिकल म्यूजिक के पार्ट है। तो इसके कुछ नियमों से बंध के गाऊंगा। मैं अगर कथक कर रहा हूं, मैं अगर कुचिपुड़ी कर रहा हूं, मैं भरतनाट्यम कर रहा हूं, तो मैं डांस की क्लासिकल फॉर्म की बात कर रहा हूं, और मैं तभी वो कर पाऊंगा जब उसके नियम मुझे, उसके रूल्स मुझे पता हो। कुछ भी मैं हाथ पैर चलाऊंगा तो वो कथक या पर्टिकुलर डांस जिसका हम नाम लेना चाहते हैं वो नहीं होगा, उस नियमों से बंध के ही होगा। तो यहां से आके
जो फिलॉसफी है, प्लेटो से फिलॉसफी क्लासिकल फिलॉसफी कहलाती है, क्योंकि अब वो केवल मौखिक ज्ञान नहीं है, उसको उन्होंने लिख दिया। हालांकि क्लासिकल फिलॉसफी में हम सोक्रेटिस को भी रखते हैं, जो प्लेटो का गुरु है। बट सोक्रेटिस के बारे में मैंने बताया था, उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। उनका ज्ञान, सारा का सारा ज्ञान हम प्लेटो के माध्यम से जानते हैं। प्लेटो ने जो कुछ भी लिखा है वो सोक्रेटिस के नाम से लिखा है, अपना नाम तो कहीं दिया ही नहीं। और एक खास मेथड से वो ज्ञान तक, ज्ञान का एक खास मेथड हुआ करता था सोक्रेटिस का, डायलेक्टिकल मेथड। उस मेथड का इस्तेमाल, जिसमें डायलॉग बोले जा रहे हैं, तो पूरी की किताबें, जो मेजर किताबें हैं प्लेटो की, वो डायलॉग्स की फॉर्म में है। डायलॉग की फॉर्म में एक क्वेश्चन उठाया जाएगा, या कोई एक पक्ष होगा, एक थीसिस होगी, और उसका आंसर दिया जाएगा। फिर उस आंसर से क्वेश्चन निकलेगा, और ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा, डायलॉग की फॉर्म में होगा। तो जो प्रमुख पुस्तकें हैं प्लेटो की, उसका तरीका क्या होगा कि एक क्वेश्चन पूछेंगे सोक्रेटिस किसी शिष्य से, किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, वो उसका आंसर देगा, वो अपना बेस्ट आंसर देगा। उन आंसर्स में तार्किक कमियों को उठाते हुए फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा सोक्रेटिस की तरफ से, और ऐसे करते करते हम ज्ञान तक, नॉलेज तक पहुंचेंगे। ये मेथड होगा डायलेक्टिकल मेथड, जिसको मैं और विस्तार से आगे बताऊंगा। फिलहाल डिस्कोर्स का तरीका होगा ये डायलॉग के तरीका होगा, जिसको ज्ञान का सीखने का तरीके का एक बेहतरीन तरीका माना जाता है, जिसमें गुरु और शिष्य इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इंटरेक्टिव होते हैं। यही फॉर्म हमने बाद में हम अपने यहां भी देखते हैं भारत में। जो हमारी प्रमुख उपनिषद हैं, उपनिषदों से जो ज्ञान आया है, वो ज्ञान भी डायलॉग के फॉर्म में है। डायलॉग में गुरु और शिष्य के डायलॉग हैं, उनके बीच बीच में संवाद है। जैसे एक एग्जाम्पल, कठोपनिषद जिसको बोलते हैं हम लोग संक्षेप में, तो वहां पे गुरु जो है वो यमराज हैं, मृत्यु के देवता बोले जाते हैं। और शिष्य के रूप में एक नचिकेता, एक बालक है। और उन दोनों के बीच जो संवाद है, वो ज्ञान का आधार है। हालांकि डायलेक्टिकल मेथड जो वेस्टर्न फिलॉसफी में है, वो थोड़ा अलग है। बट अभी हम शुरुआती दौर पर, मैं समझाने के लिए दोनों की समानता बता रहा हूं, क्योंकि भारत में शुरू से ही सरेंडरनेस है, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ कहानी शुरू हो रही है। डायलेक्टिकल मेथड में समर्पण का भाव नहीं है, या कमजोर है। लेकिन ये बात की बात है, फिलहाल तो डायलॉग दोनों में है। मैं डायलॉग को के बेस पर दोनों की समानता बता रहा हूँ। उपनिषद का जो पूरा ज्ञान है, उपनिषद का मतलब ही होता है गुरु के साथ बैठकर, गुरु के पास बैठकर ज्ञान अर्जित करना। तो उपनिषदों के बारे में हम थोड़ा सा इंडियन फिलॉसफी के दौरान पढ़ेंगे। तो ये जो वेस्टर्न फिलॉसफी की शुरुआत है, जिसमें एंसेंट वेस्टर्न फिलॉसफी या ग्रीक फिलॉसफी या एथेंस के होने की वजह से एथेंस की फिलॉसफी हम बात कर रहे हैं, इसमें प्लेटो से हमारा सिलेबस शुरू होता है। बट प्लेटो कोई हवा में तो आ गया विचार होगा नहीं प्लेटो का। उससे पहले कुछ तो बातें चल रही होंगी, जिसे प्लेटो ने अपने विचार के साथ मिलाया होगा,
और वहां से फिर क्लासिकल फिलॉसफी की स्टार्टिंग मानी जाएगी। क्या विचार थे? दो तरह के ग्रीक दुनिया में उस समय ज्ञान के प्रति चीजें चल रही थी। फिलॉसफी के दो मुख्य विषय थे जिस पर चर्चा हुआ करती थी, दो धाराएं थी। एक धारा का मुख्य काम काम था, जो खोज थी, वो खोज थी कि ज्ञान किसे कहेंगे, व्हाट इज नॉलेज। इसकी व्याख्या में एक धारा थी, एक पूरा सिलसिला था। दूसरा सिलसिला या दूसरा वर्ग, दूसरा क्लास था इस खोज में कि दुनिया बनी कैसे हो, दुनिया, जगत, वर्ल्ड बना कैसे होगा, वो कौन से बेसिक एलिमेंट हैं जिससे ये जगत बना होगा या इस जगत की व्याख्या की जा सकती है। आज क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं तो हम जानते हैं, एक इपिस्टेमोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, एक मेटाफिजिक्स के क्वेश्चन है। दो तरह के क्वेश्चंस पर विचार हुआ करता था। प्लेटो ने भी दोनों ही तरह के प्रश्नों पर अपने विचार रखे हैं। तो प्लेटो की हमें हमारे सिलेबस में भी इपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स दोनों पढ़नी है। नॉलेज कहते किसे हैं, व्हाट इज नॉलेज, हाउ डू वी गेट नॉलेज, नॉलेज की प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रक्रिया, किस प्रोसेस से हम ज्ञान तक पहुंचेंगे, इसके बारे में भी विचार किया है प्लेटो ने। और मेटाफिजिक्स के क्वेश्चंस पे भी विचार किया है। ज्ञान की इकाई क्या होगी, जगत बना कैसे होगा। बट वहीं पर एंशिएंट फिलोसफी में जो दूसरा फिलोसफर है हमारा, जो प्लेटो का शिष्य है, एरिस्टोटल, उसकी फिलॉसफी में हमें हमारे सिलेबस में केवल मेटाफिजिक्स पढ़नी है, इपिस्टेमोलॉजी नहीं पढ़नी। पीसीएस में तो, पीसीएस के जो इतने एग्जाम है, स्टेट लेवल के जो एग्जाम कहलाते हैं, उसके लिए तो फिलॉसफी मतलब राम बाण दवा है। केवल दो ही क्वेश्चन बनते ही हैं पीसीएस में प्लेटो से। तीसरा क्वेश्चन पिछले 35 साल के इतिहास में नहीं आया। तो कोई चाहे, अगर कोई चाहे कि नहीं मुझे फिलॉसफी इतनी समझनी नहीं है, मुझे सीखनी नहीं है फिलॉसफी सर, मुझे तो खाली नंबर से मतलब है, मार्क्स लेकर आने हैं और काम खत्म होने, क्या करना फिलॉसफी फिलॉसफी से, तो वो केवल वो लगभग 25 प्रश्नों के उत्तर भी तैयार कर ले तो 5 क्वेश्चन उससे जरूर आ जाएंगे, 5 ही क्वेश्चन करने हैं। क्यों? प्लेटो से केवल दो ही क्वेश्चन अभी तक के इतिहास में, पीसीएस में खासतौर पे कह रहा हूं, आए। यूपीएससी में थोड़े से नए वैरायटी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जहां तक पीसीएस की बात है, सबसे सेफ ऑप्शनल पेपर्स में से फिलोसफी है। सेफ क्या, सबसे सेफ क्या, सेफेस्ट है, क्योंकि प्रश्नों की वैरायटी नहीं है। प्रश्न अगर कोई रट भी ले और उसको वैसे का वैसा उतार दे तो अगर वो सीखना नहीं चाहता तब भी काम चल जाएगा। बट फिर भी मैं इतने डिटेल में बताऊंगा, प्लेटो कम से कम हम 4 दिन चलाएंगे, 4-5 क्लासेस होंगी, जब दो ही प्रश्न से काम चल जा रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया होगा, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ। जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं ना, जब हम फिल्म देखते हैं, कोई 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की मूवी देखते हैं, और लोग मान लो मैंने आज से 5 साल पहले देखी होगी, 5 साल या 10 साल पहले की कोई मूवी याद करें तो थ्री इडियट देखी होगी बाई चांस 10 साल पहले। तो थ्री इडियट मूवी इस दौरान, 10 साल के दौरान तो शायद नहीं ही देखी होगी। तो 10 साल पुरानी वो मूवी, उसकी मुझे अगर आज समरी लिखनी हो तो सीन दर सीन तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, इतना तो याद नहीं होगा। बट उसको मैं इजीली समराय, उसकी पूरी समरी लिख दूंगा। और किसी करेक्टर के बारे में कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा। शायद एक एक सीन ना लिख पाऊं मैं, पर मैं उसकी समरी इजीली लिख लूंगा।
बट वही इसका उल्टा क्या होता, मुझे उसकी कोई समरी रटा देता, तो मैं आज तक ना उसको याद रख पाता, और ना ही मैं उसमें कोई करेक्टर का नाम बीच में पूछ लेगा तो मैं बता पाता। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हिंदी की कोई यस कविता, सर। चाहे वो कठिन कविता ही क्यों ना हो, क्योंकि उन शब्दों का आशय मुझे ठीक से पता है, तो मैंने 15-18 साल पहले भी कोई कविता पढ़ी होगी, जाहिर सी बात है वो शब्दशः याद नहीं होगी, बट पूरा भाव याद होगा। और अगर एक बार देख लें तब तो पूरा पूरा याद हो जाए, तब तो पूरा पूरा मैं सुना दूंगा। ऐसे ही कोई मुझे कोई जर्मन कविता याद करनी हो, और मैं 1 नंबर का रट्टू हूँ, रट भी लूंगा, पर रट लूंगा, पर भरोसा नहीं कि तीसरे दिन भी मैं, क्योंकि उनके शब्दों से मैं परिचित नहीं हूँ, उसके भाव से मैं परिचित नहीं हूँ, तो वो रटा होना न केवल कष्ट का काम है, पर मान लो 1 नंबर का मैं रट्टू हूँ, तो रट भी लूंगा, और अगले दिन एग्जाम बाई चांस देना हो तो शायद दे भी दे। बट जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीजें मैं जब उसके भाव को ही नहीं समझ रहा, उससे मैं परिचित ही नहीं हूँ, तो इसलिए ऑफ कोर्स पूरी फिलॉसफी 20 से 22 दिन में खत्म हो सकती है, 20 से 22 क्लासेस में। और ऐसा किया गया है, सफलतापूर्वक ऐसा किया जा चुका है, जब कोई आईसीयू का स्टूडेंट हो तो उसके साथ। लेकिन हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो हम उससे कोरिलेट कर पाएंगे, हम सीख पाएंगे। मेन बात है सीखना। फिर यूपीएससी के लिए हमें कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन ठीक से पता हो, तभी हम उनके आंसर दे पाएंगे। तो 5 प्रश्न ही करने हैं। पीसीएस में पांचों बहुत ही इजीली किए जा सकते हैं, क्योंकि वैरायटी नहीं है क्वेश्चंस की। यूपीएससी में कम से कम एक क्वेश्चन ऐसा हर बार ही आ जाता है, जो कोई रट के तो कोई नहीं कर सकता था। 1 से 2 क्वेश्चन, जब आप उन, जैसे मैंने बताया, 3 इडियट के पात्रों के नाम मुझे पता होंगे, तो कहानी बताते समय मैं अलग से पात्र उतना डिटेल में ना भी बताऊं, पर पूरी मैंने मूवी देखी थी जब, तो मैं बता दूंगा कि अच्छा अच्छा कौन क्या है। कुछ यही बात है। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? हाँ, सुबह पूछिए। सर जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि प्लेटो की जो हम थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स दोनों के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो हम्म। बट सर जो फिर इनका थॉट प्रोसेस है, तो मतलब ज़्यादातर जो फिलोसोफर्स होंगे उनका तो किसी एक डायरेक्शन में टिल्टेड होगा ना। डायरेक्शन एक क्यों होगा? एक क्वेश्चन है नॉलेज पर और एक क्वेश्चन है रियलिटी पे, तो 2 क्वेश्चन ही अलग अलग है। तो सर मतलब है ना? फिर दोनों, मतलब दोनों का जो थिंकिंग बेस है वो तो डिफरेंट बिलीव्स पे आएगा ना। मतलब नॉलेज मतलब में एक बात कर रहा है कि सब कुछ ऑब्जर्वेशन से आता है या रियलिटी क्या है, दूसरा बात कर रहा है नॉलेज क्या है। तो उसमें हम्म मतलब वो वैरायटी ऑफ व्यूज है या फिर मतलब किसी, probably I'm not able to frame the question but I feel कि वहाँ पे उनके थॉट प्रोसेस में विरोधाभास जैसा है, बिकॉज दोनों की जो बेस है अंडरस्टैंडिंग का वो थोड़ा डिफरेंट होता है। नहीं नहीं, 2 अलग प्रश्न हैं। एक प्रश्न ज्ञान से संबंधित है, और उसके बहुत सारी वैरायटी है, उसमें से किसी एक वैरायटी को वो पकड़ेगा। बहुत सारे प्रश्न अस्तित्व के बेस पर हैं, रियलिटी के बेस पर हैं। हाँ, अगर आप ये कहना चाह रही हैं, आप क्वेश्चन शायद फ्रेम नहीं कर पा रही, कि कोई फिलोसफर किसी एक तरफ ज्यादा झुका होगा, उसने ज्यादा काम हो सकता है मेटाफिजिक्स पे किया हो, या किसी ने इपिस्टेमोलॉजी पे ज्यादा काम किया हो, तो अगर ये कहना चाह रही हैं तो ये सच ही है। बट प्लेटो ने दोनों पे काम किया है, पर एक तरफ झुकाव हो सकता है कि मेटाफिजिक्स पे ज्यादा काम कर दिया हो। हाँ, यहाँ तक अगर आप ये प्रश्न पूछना चाह रही हैं तो ठीक है। ठीक है। अच्छा एंड सर ये ऑब्जर्वेशन हम ज्यादातर फिलोसफर्स में ऑब्जर्व करेंगे कि उनका झुकाव ज्यादा किसी तरफ हो सकता है बट काम वो एक से ज्यादा फील्ड में भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बट हमारे सिलेबस में बहुत ही सिलेक्टिव किया गया है। जैसे एरिस्टोटल का ने काम बहुत सारा किया है, बट एरिस्टोटल का हमारे सिलेबस में केवल मेटाफिजिक्स है, एपिस्टेमोलॉजी है ही नहीं। तो एक तो अच्छा। फिलोसफर्स, सभी फिलोसफर ने सभी क्षेत्रों में काम नहीं किया, और किया भी है तो हमारे सिलेबस में कोई एक पार्ट हो सकता है, ये संभव है। अच्छा ओके सर। जैसे प्लेटो के मामले में एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स दोनों है हमारे सिलेबस में, और वहीं एरिस्टोटल का केवल मेटाफिजिक्स है। तो ये बात है।
ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा था कि एक लंबी परंपरा रही है प्लेटो से पहले भी, बट वो लिखित रूप से नहीं रही है, वो क्लासिफाई नहीं की गई, क्लासिकल नहीं रहा। प्लेटो से शुरू होती है क्लासिकल। क्या थ्योरी रही है ब्रॉडली, मैं उनको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। जो भी बातें चल रही थी ज्ञान के संबंधित, फिलॉसफी के संबंधित, जो वो समय था प्लेटो जिस इरा में है, उस इरा में क्या क्या बातें थी। एक तो बात थी जिसमें कहा जाता है, जिस तरह से भारत में भी इस तरह की सोच रही है, खासतौर पे बुद्ध बौद्धिज्म जो है वो रहा है कि दुनिया की जो सच्चाई है, जो दुनिया की रियलिटी है, वो परिवर्तन में है। चीजें लगातार बदल रही हैं और परिवर्तन है सत्य। जैसे कि हमारे यहाँ बुद्धिज्म में, बुद्धा फिलॉसफी में भी कहा जाता है। ठीक है, चीजें बदलती बदली लगातार बदल रही होती। दूसरी फिलॉसफी या दूसरी विचारधारा है, वो स्थायित्व के लिए है, वो परमानेंसी के लिए, कि चीजें बदल नहीं रही हैं, चीजें फिक्स है। जो सार है वो फिक्स है, जो रियलिटी है वो फिक्स है। तो इनको हम ब्रॉडली ये कह सकते हैं कि एक विचारधारा आज के जो हम जो समझ चुके हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं बुद्धिवादियों का है, और उस विचारधारा का जो सबसे बड़े फिलोसफर्स हैं वो है पाइथागोरस। वही पाइथागोरस जो हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। पाइथागोरस, हेराक्लाइटिस, ये दो हैं जिनका कहना है ये बुद्धिवाद की तरफ झुके हुए हैं। जबकि मैंने कहा बुद्धिवाद बहुत बाद की क्वाइन किया हुआ वर्ड है, बट अगर हम मॉडर्न एज का सहारा लें तो ये पाइथागोरस और हेराक्लाइटस बुद्धिवाद की तरफ जुड़े हुए हैं, झुके हुए हैं। और इनका कहना है स्थायित्व, यानी कि चीजें जो हैं वो फिक्स हैं। तो आप लोग अपनी याद के लिए कहीं लिख लो, परमानाइडीज। परमानाइडीज, इनकी थ्योरी है थ्योरी ऑफ बीइंग, BEING, थ्योरी ऑफ बीइंग। थ्योरी ऑफ बीइंग, सर फिलोसफर का नाम रिपीट कर दीजिए। परमानाइडीज। स्पेलिंग सर। परमानाइडीज जो है वो थ्योरी ऑफ बीइंग, जो कह रहा है परिवर्तनशील सत्ता जो है वो लगातार बदलने वाली परिवर्तनों की सत्ता है, चेंज की सत्ता है। और जैसा कि मैंने कहा परमानाइडीज के समकक्ष विचार भारत में किसका है, नाम बताओ। बुद्ध। बुद्धा फिलॉसफी। ठीक है, तो अगर हम ग्रीक फिलॉसफी का नाम लें इनसे पहले, प्लेटो से पहले, तो एक है पाइथागोरस और हेराक्लाइटस जो फिक्स की बात कर रहे हैं, और एक है परमानाइडीज जो चेंजेस की बात कर रहे हैं। परमानाइडीज, PARMENIDES, परमानाइडीज। परमानाइडीज की जो फिलॉसफी है उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ बीइंग। तो एक तरफ लिखो थ्योरी ऑफ बीइंग, थ्योरी ऑफ बीइंग परमानाइडीज, और दूसरी है थ्योरी ऑफ बिकमिंग। थ्योरी ऑफ बिकमिंग, उसके आगे लिखो हेराक्लाइटस, हेराक्लाइटस।
हेराक्लाइटस थ्योरी ऑफ बिकमिंग। बिकमिंग क्या होता है, हिंदी में लिख लो। थ्योरी ऑफ बिकमिंग को बोलते हैं संभूति सिद्धांत। संभूति सिद्धांत। तो पहले मैं आपको हेडिंग डालू, थोड़ा सा लिख ही लो। थ्योरी ऑफ बीइंग, BEING, और उसके आगे लिखो परमेनाइडीज। सर ये अभी प्लेटो के अंदर तो नहीं है ना? मैं क्या कह रहा हूँ, प्लेटो से पहले बता रहा हूँ कौन कौन से फिलोसफर्स हैं, कौन कौन सी विचारधारा है। ओके सर। तो आप चाहो तो इस तरह से हेडिंग डालो, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, आप लोग सर बार बार बोर्ड कंफ्यूज हो जा रहे हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे। सर बोर्ड शो नहीं हो रहा है। अब सो हुआ? यस सर। ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, उसको मैं सीधा करता हूँ। बोर्ड दिख रहा है? लोग अब शुरू से लिखो, हेडिंग डालो। हम पढ़ रहे हैं ग्रीक, GREE ग्रीक ग्रीक फिलोसफी। ग्रीक फिलोसफी में भी हम अभी बात कर रहे हैं, जो हमारे सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, बट रेफरेंस के तौर पर पढ़ लें तो काम आएगा। प्री सोक्रेटिस। प्री सोक्रेटिक फिलोसफी। प्री सोक्रेटिक, सोक्रेटिस से पहले, क्योंकि सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये तो फिर क्लासिकल फिलोसफी हो जाएगी। तो हम क्लासिकल फिलोसफी से पहले या सोक्रेटिस से पहले की हम बात करें, तो इसमें हमारे पास कई नाम आते हैं। नाम लिखते चलो, मैं बताता ही चलता हूं, फिर मैं डिटेल में ही बता देता हूं। चलो, पहला है, या सबसे बड़ा नाम, सबसे पहला नाम है थैलीस। THALES, थैलीस। ये नाम दोबारा मैं फिर स्पेलिंग नहीं बताऊंगा, आप यहीं पे ध्यान से देखें। पहला है थैलीस। फिर एक नाम, ये जो कुछ बड़े बड़े नाम हैं प्री सोक्रेटिस या ग्रीक फिलोसफी के, जो हमारे सिलेबस से पहले के हैं, यानी कि प्लेटो से पहले के। एनाक्सिमेंडर, एनाक्सिमेंडर। और बड़े नाम कौन कौन से हैं? पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस। और नाम कौन सा बताया था? परमेनाइडीज। पाइथागोरस, पाइथागोरस मैंने बताया, वही जो मैथमेटिक्स पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं। और परमेनाइडीज, परमेनाइडीज। ये कुछ नाम हम
एक नाम आ सकता है, आगे आएगा जेनो, ZENO, जेनो। एक नाम आ सकता है एनेक्सागोरस, एनेक्सागोरस। फिलहाल के लिए इतना काफी है। तो समझो, जिसमें से परमानाइडीज, परमानाइडीज की जो फिलॉसफी है उसका नाम मैंने क्या बताया अभी? थ्योरी ऑफ बीइंग। थ्योरी ऑफ बीइंग, BEING, थ्योरी ऑफ बीइंग। इनके बारे में हम लिखें तो लिख लो, थ्योरी ऑफ बीइंग क्या है? इन्होंने जो दिया है थ्योरी ऑफ रियलिटी, सत का सिद्धांत। रियलिटी को सत लिखते हैं, त के नीचे हलंत, सत, रियल। इनका कहना है थ्योरी ऑफ बीइंग है रियलिटी या सत्ता उसकी है जो शाश्वत व नित्य है। जो शाश्वत और नित्य है उसकी सत्ता है, जो हमेशा है और हमेशा रहेगा, सत्ता उसकी है, उसकी उसका एग्जिस्टेंस है, वो सत है। तो सत की परिभाषा, रियल की परिभाषा परमानाइडीज ने क्या दी? जो शाश्वत है, नित्य है। बिल्कुल एग्जैक्ट यही चीज हम देखेंगे यहां पर। भारत में कौन? शंकराचार्य। शंकराचार्य कह रहे हैं सत वो है जो त्रिकाल, तीनों काल में जो अवेलेबल है, जो त्रिकाल है, तीनों काल में है, मतलब शाश्वत है, इटर्नल है। जो इटर्नल है वो सत्य है। ठीक है, सत्य। असत क्या है अकॉर्डिंग टू शंकर और थ्योरी ऑफ बीइंग? जो तीनों काल में नहीं है वो असत है। तो थ्योरी ऑफ बीइंग, फिलहाल जब शंकर पढ़ेंगे तो मैं आपको खाली भी कंपेयर कर रहा हूं। परमानाइडीज भारत में शंकराचार्य के बराबर है, बराबर फिलॉसफी है। जो क्या है? थ्योरी ऑफ बीइंग, मतलब इटर्नल ट्रुथ की बात कर रहा है, जो कभी बदलता नहीं है। तो हम देखेंगे, अगर हम अब देखें, मॉडर्न एज में देखें, तो थ्योरी ऑफ बीइंग को हम कौन सी फिलॉसफी कहेंगे? एम्पिरिसिज्म या रैशनलिज्म? बताओ। रैशनलिज्म। यस, बुद्धिवाद। तो परमानाइडीज को हम अपने याद के लिए कहीं लिख लें अपनी भाषा में कि पक्के बुद्धिवादी हैं। उस समय बुद्धिवाद शब्द नहीं था, बट पक्के बुद्धिवादी। प्लेटो पर अगर हम देखें, सुकरात के बाद, सुकरात तो इनका प्रिय गुरु है। सुकरात, सोक्रेटिस तो प्लेटो के लिए सब कुछ है। बट सुकरात के बाद देखें, सबसे ज्यादा जो प्रभाव है प्लेटो पर वो है परमानाइडीज का, याद रखना है। तो प्लेटो पढ़ाते समय मुझे ये आपको समझा देना चाहिए कि प्लेटो पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो तो उसके गुरु का है। प्लेटो के गुरु का नाम क्या है? सोक्रेटिस। सोक्रेटिस। पर सोक्रेटिस के बाद अगर हम ढूंढें किसी को तो वो है परमानाइडीज।
पार्मेनाइडिस का प्रभाव प्लेटो पर सुकरात के बाद सबसे ज्यादा है। सर ये एक बार इंग्लिश में डिफाइन कर दीजिए, थ्योरी ऑफ बीइंग। थ्योरी ऑफ बीइंग which correlate reality as a eternal and non-changeable, शाश्वत, नित्य, जो परिवर्तन रहित है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं आता। तो थ्योरी ऑफ बीइंग इक्वल टू, या डैश करके लिखो, द फिलॉसफी which believe in eternity, ये हो गया। इसी जो सिलसिला है, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएगा प्लेटो। पर इसी सिलसिले को, पार्मेनाइडिस वाले सिलसिले को तो आगे बढ़ाएगा, बट उसी समय एक और विचारधारा चल रही है इसी के पैरेलल। वो विचारधारा किसकी है? हेराक्लाइटस की। ये तो हो गया पार्मेनाइडिस, थ्योरी ऑफ बीइंग। एक है हेराक्लाइटस। हेराक्लाइटस की फिलॉसफी का नाम क्या है? क्या बताया था मैंने अभी? थ्योरी ऑफ बिकमिंग। थ्योरी ऑफ बिकमिंग। थ्योरी ऑफ बिकमिंग, ये इसके पैरेलल है, जिसको इंडोर्स नहीं करेगा प्लेटो। प्लेटो इंडोर्स करेगा थ्योरी ऑफ बीइंग को, और उसमें बहुत कुछ अपना जोड़ेगा। थ्योरी ऑफ BECOMING, थ्योरी ऑफ बिकमिंग, जिसका मैंने बताया था ये हमारे यहाँ बुद्धा फिलॉसफी के ज्यादा करीब है। थ्योरी ऑफ बिकमिंग में हेराक्लाइटस क्या कह रहा है? हर क्षण में परिवर्तन हो रहा है, वास्तविक सत्ता परिवर्तन की है। द रियल एग्जिस्टेंस ऑफ रियलिटी इज changes. Change is the reality of this world. Change. इनका कहना है कि जो हम स्थायित्व देखते हैं ना, स्थिरता देखते हैं, रुकी हुई चीजें देखते हैं, वो हमें ऐसा प्रतीत होती हैं, है नहीं। जैसे हम फैन चलता है देखते हैं, जब तेजी से फैन चलता है तो 3 पंखुड़ियां नहीं दिखती हमें। तो बस अभी के लिए फिलहाल थ्योरी ऑफ बिकमिंग लगातार बदलने की का सिद्धांत है, एवर चेंजिंग, ऑलवेज चेंजिंग थ्योरी है। थ्योरी ऑफ बीइंग कभी ना बदलने की बात है। इससे हम अपनी बात की शुरुआत कर सकते हैं प्लेटो की। प्लेटो के पास दोनों विचारधाराएं हैं। प्लेटो के बारे में थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए, तो प्लेटो के व्यक्तित्व के बारे में, इसकी पर्सनैलिटी के बारे में समझना तुलनात्मक रूप से आसान हो जाएगा। प्लेटो जिस इरा का दार्शनिक है, जिस समय का दार्शनिक है, उस समय एथेंस शहर है, उसमें है ये। और एथेंस में जब आप ग्रीक हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे कभी, क्योंकि हमारे सिलेबस में है नहीं ग्रीक हिस्ट्री, हमारे में मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री है हमारे सिलेबस में, इतिहास के सिलेबस में। तो अगर आप उसको पढ़ें तो आप जान पाएंगे कि एथेंस में एक ग्रुप ऑफ 30s था, 30 लोगों का ग्रुप। और वो जो 30 लोगों का ग्रुप था, जिनको मोस्ट इंटेलेक्चुअल और इलीट, पढ़े लिखे वगैरह, ये 30 लोगों का ग्रुप था, जो एक्चुअल में उन्हीं ग्रुप से पूरी सत्ता, जो उस समय की वहां पे पॉलिटिकल सिनेरियो था, उसको वो 30 लोग संभालते थे, 30 लोगों का ग्रुप संभालता था। तो काफी बड़ी
उनकी हैसियत हो गई। उसी 30 लोगों के ग्रुप में से एक फैमिली का प्लेटो है। तो कहने का मतलब पॉलिटिकली बहुत पावरफुल फैमिली से आता है, काफी धनी फैमिली है प्लेटो की। और उस समय, प्लेटो के समय, एक फकीर सा एक टीचर है जो घूम घूम कर एथेंस में लोगों से क्वेश्चन पूछता है। नाम है उसका सोक्रेटिस। उसकी कोशिश है लोगों को ज्ञानी बना दे, क्योंकि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कह रहा है कि नॉलेज इज सुप्रीम वर्च्यू। नॉलेज इज सुप्रीम वर्च्यू। कौन कह रहा है ये? सोक्रेटिस। सोक्रेटिस कौन है? एक नॉलेज सीकर है और कहता है नॉलेज इज सुप्रीम वर्च्यू। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। नॉलेज इज सुप्रीम वर्च्यू, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। सद्गुण क्या होते हैं? कोई मुझे बताए, किसे कहते हैं सद्गुण, वर्च्यू? जल्दी से बोलो। Indicator of excellence. सद्गुण वो गुण है जो आ जाने से किसी को मनुष्य में आ जाए तो अच्छा हो जाता है। दुर्गुण वो है जिसको माना जाता है कि वो आ जाए तो वो बुरा हो जाता है। जैसे ईमानदारी। ईमानदारी एक सद्गुण है। तो और उसमें भी बहुत सारे गुण हैं, उसमें भी सुप्रीम वर्चू जो है, सर्वोच्च सद्गुण है, उसको कह रहा है वो। किसको कह रहा है वो? नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान। वो कह रहा है कि ज्ञान से अज्ञानी को अगर ज्ञानी बना दिया जाए, या हम अज्ञान से ज्ञान की तरफ चले जाएं, ये मनुष्य का सबसे बड़ा सद्गुण है, यही वर्चू है। ये है सोक्रेटिस। इसके लिए वो क्या तरीका अपना रहा है? भाई वो एथेंस वाली जगह थी, एथेंस के निवासी अज्ञान में है। अज्ञान क्या होती है? अज्ञान, पहली बात तो जानते हैं ज्ञान क्या होता है। ये बात, इतनी लंबी चौड़ी बातें हो गई, आपसे से ये पूछना तो रह ही गया। इसे कहते हैं ज्ञान। नॉलेज मीन्स व्हाट? बताओ, तुम्हारे हिसाब से ज्ञान क्या है? व्हाट इज नॉलेज? कोई बताए? क्या किसी तरह से ज्ञान को परिभाषित किया जा सकता है? सर बहुत सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। आप अपने सब्जेक्टिव बताइए। मतलब सर बेसिकली अब जैसे अगर इंग्लिश में नॉलेज का जो डेफिनेशन है वो इज अंडरस्टैंडिंग एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, बट जो हिंदी में फैक्ट्स एंड हम ज्ञान, इंफॉर्मेशन। यस सर, ओके। एंड बट सर हिंदी में जो हम ज्ञान समझते हैं दैट नहीं, इज मोर रिलेटेड ये टू। कहाँ आपने पढ़ा? अगर इंफॉर्मेशन मैं बहुत सारा गैदर कर लूं तो मैं उसको नॉलेज कहूंगा? नॉलेज और इंफॉर्मेशन में कोई फर्क नहीं है। खाली केवल गैदर्ड इंफॉर्मेशन इज नॉलेज, ये कहना चाह रही हैं आप? हाँ सर, मतलब नॉलेज और विजडम में वहाँ फर्क आ जाता है कि अगर हम सिर्फ गैदर्ड इंफॉर्मेशन के हिसाब से चलें तो वी माइट बी कंसिडर्ड नॉलेजेबल बट विल नॉट बी कंसिडर्ड वाइज। No. विजडम इज अ वर्च्यू। चलिए, विजडम वगैरह तो हम लोग एथिक्स में पढ़ेंगे, जो पढ़ चुके हैं वो जानते हैं। अभी हम बात करें तो इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तो बहुत सारा कैलकुलेटर के पास है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के पास है, पर नॉलेज एक अलग बात है। खैर, हम देखते हैं। कोई और ट्राई करे, नॉलेज किसे कहेंगे? कोई भी ट्राई करे, गलत होगा तो कोई बात नहीं। इतने सारे ज्ञानी हैं, बताओ। सब लोग ज्ञानी हैं, ऐसा कोई है ही नहीं। अभी हमने रैशनलिज्म पढ़ा है, जिसको ज्ञान ना हो। तो बताओ, है क्या ज्ञानी? सर जो सही और गलत के बीच में हमें फर्क बता सके।
जिसको अपनी इंद्रियों से परे जाके जिसका अनुभव किया जा सके, या उतारा जा सके। ये तुमने ज्यादा बोल दिया थोड़ा सा आगे, लेकिन ठीक है, कोशिश अच्छी है। कोई और बताए, कोई भी? समीर ट्राई करो। ज्ञान सर मेरे हिसाब से जो अवेयरनेस लाए, आपको कुछ नवीनता प्रदान करे, ठीक है, न्यू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ठीक है। और भी कोई ट्राई करे? पूजा आप बताएं। सर जो लाइफ में क्वालिटी लेके आए वो क्या है? लाइफ में क्वालिटी लेके, ठीक है। और कोई ट्राई करे, कोई और बात? चलो ठीक है। आप लोग में से कोई यहाँ पे मुझे नाम दिख नहीं रहा, अनुराग हैं तो अनुराग बताएं, अभिनव बताएं। सर नॉलेज तो वैसे तो हर मतलब कई वर्ग के लोगों की अलग अलग अपनी थिंकिंग है। अगर रैशनलिस्ट इसको एक आइडिया के तौर पे देखते हैं, और जो एम्पिरिसिस्ट हैं वो इसको एक सेंसेशन के रूप में देखते हैं। लेकिन हम अगर ओवरऑल एक बात करें तो नॉलेज सर एक सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट की थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल जो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है वो नॉलेज कहलाती है। मैं एथिक्स में वो रिपीट नहीं कर रहा। एथिक्स में हम लोग विजडम के बारे में हमने पढ़ा है, या जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आगे पढ़ेंगे, जिन्होंने एथिक्स नहीं पढ़ी। मैं अभी पर्टिकुलर नॉलेज की बात करूं तो मैं ही बता देता हूं। देखो, ठीक ठीक एक ही परिभाषा तो नहीं है इसकी, और कह पाना भी एक लाइन में। मुझसे बहुत पहले, कोई 7-8 साल पहले, जब मैं फिलॉसफी पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट ने पूछा था, इतना भोला प्रश्न था। भोले प्रश्न बड़े खतरनाक होते हैं। बुद्ध में पढ़ा रहा था और उसको बहुत मजा आया, बहुत पसंद किया, उसको बहुत अच्छा लगा, याद हो गया। उसने कहा सर वो सब तो सही है, बुद्ध को 6 साल की खोज के बाद ज्ञान हुआ, पर हुआ क्या? उन्हें क्या हो गया जो पहले नहीं था, या हो गया? क्या हुआ आखिरकार? ज्ञान हो गया मतलब क्या हो गया? अब ज्ञान को वो पूछना चाह रहा है कि ज्ञान कहते किसे है। ज्ञान हो गया, महावीर को 12 साल की प्रयास के बाद ज्ञान हो गया, तो ज्ञान क्या हो गया? तो हर जगह हम अलग अलग ज्ञान को समझेंगे, बट एक कॉमन आंसर देना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो कहीं लिखा भी पूछा जा सकता है, और इंटरव्यू में तो आपको फंसाने में मजा ही आता है। जो एग्जामिनर है वो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं जो बहुत ही फंडामेंटल टाइप के हैं, बहुत ही बेसिक, मामूली, जिसको कहते हैं असली चीज तो मामूली ही गड़बड़ करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, जो सबसे ज्यादा मान्य जो बात है, और सबसे ज्यादा मानने का मतलब सब लोग नहीं मान रहे हैं और ज्यादातर लोग मान रहे हैं, वो नॉलेज क्या है? लिख लो। नॉलेज नॉलेज इज ए ट्रू, justified belief. Knowledge is a true justified belief. ज्ञान सत्य प्रमाण युक्त विश्वास है। ज्ञान क्या है? सत्य प्रमाण युक्त विश्वास, ट्रू जस्टिफाइड बिलीव। तो मैं इसके एक एक पॉइंट पर समझाने की कोशिश करूं तो मैं क्या समझाऊंगा? तो ज्ञान के लिए विश्वास आवश्यक है, विश्वास आवश्यक है ज्ञान के लिए, किंतु पर्याप्त नहीं है। नेसेसरी है विश्वास, बट सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि प्रत्येक विश्वास ज्ञान नहीं होता।
प्रत्येक विश्वास ज्ञान नहीं होता। चलो यहां बताते चलते हैं। विश्वास भी कम से कम 3 तरह के हैं, 3 तरह के विश्वास होते हैं, और हर एक विश्वास ज्ञान नहीं होता। बट हाँ, ज्ञान के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा नेसेसरी है बिलीव, बट सफिशिएंट नहीं है नॉलेज के लिए। तो ज्ञान के लिए विश्वास आवश्यक है, किंतु पर्याप्त नहीं है, क्योंकि प्रत्येक विश्वास ज्ञान नहीं होता। विश्वास 3 तरीके के हो सकते हैं। अगर मैं बिलीव की बात करूं तो पहला है रैशनल बिलीव। रैशनल बिलीव, हिंदी इसकी हम करें तो बौद्धिक विश्वास। बौद्धिक विश्वास। दूसरा तरीका हो सकता है विश्वास का अबौद्धिक विश्वास या इर्रेशनल। इर्रेशनल बिलीव क्या है? हिंदी इसकी क्या है? अबौद्धिक। मैंने बताया था अलग से अगर अ शब्द जोड़ा जाए तो हिंदी में इसका मतलब होता है नहीं। अबौद्धिक विश्वास, रैशनल बिलीव, इर्रेशनल बिलीव, और तीसरा हम कह सकते हैं नॉन रैशनल बिलीव, यानी कि निर्बौद्धिक विश्वास। तो इन सब में से ज्ञान की तरफ कौन सा वाला बढ़ेगा? ज्ञान के लिए कौन सा विश्वास चाहिए? बौद्धिक। रैशनल बिलीव। हालांकि अभी भी हमारी बात ज्ञान तक पहुंची नहीं है, बट इन तीनों में से चुनना हो तो हम चुनेंगे रैशनल बिलीव को ज्ञान तक पहुंचने के लिए। क्योंकि ये जो इर्रेशनल बिलीव है ना, अबौद्धिक, इसी को कहते हैं क्या? अंधविश्वास। इसको कहते हैं हम अंधविश्वास या रूढ़ियां। ये यही है इर्रेशनल बिलीव। और जो नॉन रैशनल है, नॉन रैशनल बिलीव को कहते हैं आस्था। नॉन रैशनल, निर्बौद्धिक, ना ये तो बौद्धिक है और ना ही अबौद्धिक है, ना ये रैशनल है ना इर्रेशनल है, नॉन रैशनल है। ये है आस्था, हमारे फेथ। ये ब्लाइंड फेथ है, कस्टम्स है हमारे। और रैशनल बिलीव हमें ले जाएगा कहां तक? ज्ञान तक, नॉलेज तक। तो इसमें शुरू में हमने कहा था, जो डिफिनेशन मैंने लिखवाई आपको, बिलीफ, तो कौन से वाले बिलीफ की बात हो रही है यहाँ पे? रैशनल बिलीफ की। और ये रैशनल बिलीफ कैसा होना चाहिए? जस्टिफाइड, सत्यापित हो, जिसको सिद्ध किया जा सके, जिसको प्रूव किया जा सके। जैसे एक बिलीव हो सकता है मैंने सपना देखा। अब सपना देखा और सपना मान लो बौद्धिक ही देखा था, तब भी ये सत्य नहीं है, क्योंकि मैं जस्टिफाइड नहीं कर पाऊंगा इसको। मैं, कोई मुझसे कहेगा तो मैं सत्यापित नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको वेरीफाई नहीं करा पाऊंगा किसी को, मैं किसी को इसके पक्ष में, किसी को मैं इसको जस्टिफाई नहीं करा पाऊंगा। तो अब अगर मैं पूरी बात कहूं तो मैं क्या कहूंगा? वो रैशनल बिलीव जो सत्य सिद्ध किया जा सके, जो ट्रू जस्टिफाइड किया जा सके, जो प्रमाण युक्त हो, वो वाले सत्य ज्ञान है। तो ज्ञान क्या है? सत्य, प्रमाण युक्त विश्वास। ज्ञान, नॉलेज इज ए ट्रू जस्टिफाइड बिलीव। तो
एक लाइन में अगर कहना हो तो यही कहेंगे हम, नॉलेज इज ए ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ। बिलीफ भी तीन तरह के हैं, हम रैशनल बिलीफ की बात कर रहे हैं, जो जस्टिफाइड हो, जो प्रूव किया जा सके, जो प्रमाण युक्त हो, ऐसा विश्वास ज्ञान है। बोलो, कोई सर दिक्कत? तो ये बात समझ में आई? सर तो ये वाली नॉलेज भी रूल बेस्ड ही हुई ना, बिकॉज अब जैसे ट्रू और जस्टिफाइड वाला पार्ट है, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से हो सकता है। इवन बिलीफ भी बहुत हाँ, ये सब्जेक्टिव है। रैशनलिस्ट के लिए ये मैंने कहा ना, ये ज्ञान सबके लिए नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ जो अभी हम ज्ञान के बारे में बात करेंगे, है ना, बुद्ध इसको अलग बात कहेंगे, कुछ और लोग अलग बात कहेंगे, बट अगर हम ओवरऑल ज्यादा, जैसे कि हम डेफिनेशन देते हैं कई चीजों की, जैसे कि मैं अगर डेफिनेशन दूं इवन की डेमोक्रेसी की भी, तो अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग दूंगा, बट ब्रॉडली एक सिंपल है कि भाई लोगों का लोगों पर शासन, लोगों के द्वारा शासन, लोकतंत्र है, कुछ ऐसी ही बात। कि अगर बताना ही हो तो पहले ये कहेंगे कि सर अलग अलग लोगों के लिए ज्ञान का अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, बट सबसे ज्यादा मान्य जो डेफिनेशन है उसमें हम ये बात कह सकते हैं, क्योंकि ये आज का जो साइंस है उससे उससे ज्यादा करीब है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो, हम क्या क्या पढ़ेंगे प्लेटो में, ये हम समझते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस होंगे प्लेटो के, उन क्वेश्चंस को देख लें। तो इसी क्रम में तो खैर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जो जो जिस तरह से जरूरत होगा वैसा पढ़ लेंगे, बट क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पढ़ना होगा प्लेटो का इपिस्टेमोलॉजी। प्लेटो इपिस्टेमोलॉजी क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस, इपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चंस, ज्ञान से संबंधित प्लेटो ने जो विचार किया है, क्या उससे रिलेटेड प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए हो सकते हैं, वो मैक्सिमम क्या हो सकते हैं। इपिस्टेमोलॉजी वाले क्वेश्चंस हमें याद ही हैं। इपिस्टेमोलॉजी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वही, व्हाट इज नॉलेज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज, व्हाट इज द यूनिट ऑफ नॉलेज, what are the arguments which substantiate Plato's claim that idea is the source of knowledge, how do we get knowledge। ये सारे प्रश्न जो एपिस्टेमोलॉजी से जुड़े हुए हैं वही प्लेटो के लिए भी होंगे। तो मैं सारे प्रश्न तो आप वही वहां से वाले स्पेस से देख लेना, जो मैंने आपको एपिस्टेमोलॉजी होती क्या है और हम पढ़ते क्या हैं वहां मैंने बताया, या लिख ही लो। पहला क्वेश्चन हम इसमें क्या देखते हैं, व्हाट इज नॉलेज। दूसरा, what are the characteristics of knowledge। characteristics of knowledge। तीसरा, unit of knowledge। और ये क्वेश्चन लिख लीजिए डिटेल में, what are the arguments what are the arguments which substantiate Plato's apostrophe ऐसा ही है, Plato's claim
claim that idea, क्योंकि idea इसका यूनिट होगा, idea is the source of knowledge. मतलब what are the arguments which substantiate Plato's claim that idea is the source of knowledge? सत्ता से संबंधित, नॉलेज, ज्ञान से संबंधित जो इसके प्रश्न हैं वो एक ये प्रश्न है। फिर और अगला प्रश्न क्या हो सकता है? हाउ डू वी गेट नॉलेज? ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया क्या होगी? और एक बात बताएगा जिससे आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि ये किस क्लास में रखें इस फिलॉसफी को। वो है रिकलेक्शन थ्योरी। यूपीएससी का एक प्रिय प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। रिकलेक्शन थ्योरी, इसको हिंदी में बोलेंगे स्मृति जन्य सिद्धांत। स्मृति जन्य सिद्धांत कुछ याद आ रहा है? ये किस क्लास में आ जाएगा स्मृति जन्य सिद्धांत के नाम से? सारा ज्ञान स्मृतियों का आ जाना है, याद का आ जाना है, रिकलेक्शन है। बताओ कहाँ आएगा ये? तो रैशनलिज्म इस समय इजाद नहीं हुआ, ये शब्द आया नहीं है, बट रिकलेक्शन थ्योरी साफ बताती है कि ये अगर मुझे रखना ही हो किसी क्लास में इसको, तो इम्प्रेसिस्ट में नहीं रख सकते हम इसको हमें रिकलेक्शन थ्योरी के नाम पर। वही जो बात हुई थी इनेट आइडिया वगैरह की बात आगे आने वाले फिलोसफर करेंगे जो रैशनलिस्ट होंगे, वही बात रिकलेक्शन थ्योरी में कह रहा है। शब्द नए हैं, इसके अपने शब्द हैं, रिकलेक्शन शब्द यूज कर रहा है, बट हिंदी इसकी स्मृति जन्य है, ये हमें इंडिकेट कर रही है क्या बात कर रहा है। और एक लास्ट क्वेश्चन है इसके एपिस्टेमोलॉजी से, वो है, ये भी बहुत ही लगातार आने वाला प्रश्न है, थर्ड मैन आर्गुमेंट फैलेसी। फैलेसी FALLACY। तृतीय मनुष्य मूलक दोष या तृतीय मनुष्य मूलक तर्क दोष, इसकी हिंदी है, तृतीय मतलब थर्ड, तीसरा, तृतीय मनुष्य मूलक तर्क दोष। केवल इतने ही प्रश्न बनेंगे, इसमें से भी ये प्रश्न रिपीटेडली पूछा गया है, ये और कई बार यूपीएससी में ये प्रश्न कि वो किस तरह से आइडिया को सभी तरह के सोर्स ऑफ नॉलेज के रूप में क्लेम करता है। ये समय यूपीएससी के लिए बता रहा हूँ, पीसीएस में तो फिक्स क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन है, वो अलग से लिख लो, वहां पे तो इतना सारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। पीसीएस में सिंपल क्वेश्चन है और ये रिपीटली देखेंगे आप पिछले 30 साल से। क्या? प्लेटो के ज्ञान संबंधित सिद्धांत की चर्चा कीजिए। प्लेटोज थ्योरी ऑफ नॉलेज एक्सप्लेन और कमेंट ये करके होगा। और दूसरा प्रश्न है, प्लेटो के ज्ञान मीमांसा संबंधित प्रश्नों की उसके शिष्य एरिस्टोटल ने किस प्रकार आलोचना की। तो एरिस्टोटल की आलोचना और प्लेटो का ज्ञान संबंधित सिद्धांत, बस दो ही प्रश्न हैं यूपी पीसीएस में, यूपी और राजस्थान में 2 ही प्रश्न हैं। मैं इन सब प्रश्नों का एक कलेक्शन आपको भेजूंगा, भेज चुका हूं, बल्कि उस पर अपलोड है, जिसको नहीं मिलेगा वो बता देगा। तो आप देखेंगे पिछले
पिछले कई सालों से क्या प्रश्न आए हुए हैं। तो ये सारे प्रश्न किससे रिलेटेड हो गए? प्लेटो के एपिस्टेमोलॉजी से। प्लेटो के मेटाफिजिक्स से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? प्लेटो के तत्वमीमांसा से संबंधित प्रश्नों के बारे में अगर हम देखें तो वो क्या होंगे? पहला प्रश्न तो वही होगा जो आप समझते ही होंगे, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी? सत्ता की मूलभूत इकाई क्या है? किसी का माइक ऑन है वो ऑफ करे। सत्ता की मूलभूत इकाई क्या है? व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी? व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी? मतलब किसकी बात हो रही है? क्या कहेंगे इसको? क्या खोज रहे हैं ये? सब्सटेंस। सत्ता की मूलभूत इकाई क्या है? और ये बताएंगे सत्ता जो है वो, रियलिटी जो है वो लेवल्स में है। तो कितने लेवल्स हैं? लेवल्स ऑफ रियलिटी। सत्ता के स्तर। ये अगर स्तरों की बात कर रहा है तो मेटाफिजिक्स में एक क्लास खास टर्मिनोलॉजी है जो लेवल्स की बात करते हैं, उन फिलोसफर्स को क्या कहते हैं? कौन सी मेटाफिजिक्स है वो? रिविजनरी। यस। तो आज हम इनको बोलते हैं, इस तरह के जो स्तरों की बात करते हैं, रिविजनरी मेटाफिजिक्स। पता ही आपको। तो ये दो स्तर की बात करेगा। तो ये लेवल्स की बात कर रहा है। लेवल्स की बात करते ही ये एक खास टर्मिनोलॉजी हो जाएगी जिसको हम रिविजनरी, स्वप्नदर्शी, तत्वमीमांसा वाले क्लास में इसको रख सकते हैं। फिर एक दो क्वेश्चन और हैं, वो कि प्लेटो अपने सबस्टेंस, जिसको वो आइडिया या फॉर्म कहता है, प्लेटो का सबस्टेंस है सबस्टेंस प्लेटो का है आइडिया, या इसको हम कह सकते हैं फॉर्म, प्रत्यय और आकार। फॉर्म, आकार, ये सबस्टेंस है। तो कैसे इसके थ्रू पूरी रियलिटी की व्याख्या करता है, को एक्सप्लेन करता है थ्रू आइडियाज, थ्रू फॉर्म, पूरी कंप्लीट या ऑल जो एग्जिस्टेंस है ओवरऑल, उसको आइडिया के थ्रू कैसे एक्सप्लेन करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। और एक और लास्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, ट्रांसडेंटल रियलिज्म। अगर बहुत कठिन पेपर बनाना हुआ यूपीएससी में, ट्रांसडेंटल रियलिज्म, ट्रांसडेंटल रियलिज्म, अलौकिक अलौकिक वस्तुवाद। वस्तुवाद क्या होता है? रियलिज्म क्या होता है? जल्दी से बताओ। जल्दी से बोलिए। सर मैटर फर्स्ट। मैटर रियल है, बट यहाँ पे एक अलग से भी शब्द जुड़ा हुआ है रियलिज्म के अलावा, ट्रांसडेंटल। जल्दी से डिफाइन करो, ट्रांसडेंटल क्या होता है? कुछ खास तरह की म्यूजिक को भी ट्रांस म्यूजिक कहते हैं,
कुछ खास तरह के द्रव्यों को भी लेने के बाद आदमी कहता है मैं ट्रांस में पहुंच गया। ये क्या है ये ट्रांसडेंटल? जल्दी सर बताओ। सुपर नेचुरल मतलब स्पिरिचुअल फीलिंग कभी कभी वो कहलाती है। बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं मार्केट में, उनका सेवन करने वाले कहते हैं तो वो ट्रांस में पहुंच गए। ट्रांस क्या है? ट्रांसडेंटल। खैर, हमारे सेंस ऑर्गन से बियॉन्ड, तो एक खास तरह के वस्तुओं की बात करेगा, रियलिज्म की बात करेगा ट्रांसडेंटल। वस्तुओं की वास्तविक सत्ता है, केवल मानसिक नहीं है, बट ट्रांसडेंटल वस्तुओं की सत्ता है। इस तरह की बातें अभी हमारे लिए बिल्कुल नई सी हुई लग सकती हैं या कम कम जान रहे होंगे। अभी तो मैं बता रहा हूं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी शुरू में बताया कि थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं तो उसकी कुछ और बातों को जान पाएंगे। तो ये काफी अच्छे घराने में पैदा हुआ प्लेटो, काफी अच्छी परवरिश हुई इसकी, बट एक गुरु जी के चक्कर में आ गया जिसने इसके जीवन को बदल दिया। अब अच्छा बदला कि बुरा बदला, ये तो फिर पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। वो थे सोक्रेटिस। सोक्रेटिस ज्ञान संबंधित प्रश्न पूछते चलते थे और लोगों को ज्ञान की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से सारा जो कष्ट है जीवन का वो अज्ञान की वजह से है। अज्ञानी कष्ट में है। अब इसी दौरान क्या हुआ, जो एथेंस के लोग थे, जो वहां पे सर शासक ये थे, जो वहां पे, हाँ बताओ। सर ये शारीरिक कष्ट की बात कर रहे हैं या मानसिक कष्ट की बात कर रहे हैं? सब तरह की कष्ट हुई, सब तरह का कष्ट मिला इनको। कहानी सुनो आगे। तो सोक्रेटिस को बड़ा खतरनाक आदमी माना गया। खतरनाक क्यों माना गया? ये लोगों को ज्ञान दे रहा है, नॉलेज दे रहा है। नॉलेज कैसे दे रहा है? वो सुबह सुबह ही उठ के अपना चादर वादर डाल के अपने कंधे पे पहुंच जाता था चौराहों पर। मान लो आज का यहाँ पे गाजियाबाद का कोई नुक्कड़ हो जहाँ चाय वाय पीने के लोग इकट्ठे होते हो, सुबह सुबह पहुंच गया और लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है भाई ये बताओ, चाय पीते पीते पूछ रहा है, ये बताओ जस्टिस क्या होता है, न्याय क्या होता है? या कभी पूछा है? न्याय पे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे हैं उसने। और मान लो पूछा कि ये करेज क्या होता है, साहस क्या होता है। तो एक ऐसे ही इनफॉर्मल सी बात शुरू की उसने कि मैं जानना चाहता हूं ये साहस क्या है। तो उस समय के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि भाई साहस, जो उस समय की प्रचलित जो कस्टम्स हैं, बिलीव्स हैं, ओपिनियन है लोगों का, उसके हिसाब से वो आंसर देते हैं कि भाई देखो, साहस की जहां तक बात है, करेज की बात है, एक सैनिक युद्ध भूमि में जो लड़ाई करता है, जो वो दिखा रहा है, वो साहस है। तो एक डेफिनेशन ये बनती है उसके अनुसार। जो जिसने आंसर दिया वो एक आम आदमी है एथेंस का, उससे पूछा है उन्होंने कि अच्छा युद्ध भूमि में साहस दिखाना साहस है? तो हाँ, क्योंकि उस समय युद्ध वगैरह बहुत होते थे, लड़ाइयां बहुत होती थी। तो एक सैनिक को साहस के रूप में, एक सैनिक के अंदर जो वर्चू होना चाहिए वो साहस का होना चाहिए, करेज का होना चाहिए। तो करेजियस, करेज होना एक वर्चू था। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, पर एक बात बताओ, युद्ध भूमि में अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ना साहस है, जैसा कि आपने कहा। तो एक बार बताओ, युद्ध भूमि में साहस दिखाने की बात, एक एक घर में दो तीन चोर घुस गए हैं और उस घर का मालिक उनसे, उन चोरों को भगाने के लिए उनसे भिड़ जाता है
अब युद्ध तो हो नहीं रहा, युद्ध भूमि तो है नहीं, तो बताओ उस आदमी ने जो किया कि 2-3 चोरों से भिड़ गया, वो उसने साहस का परिचय दिया नहीं दिया, करेज का परिचय दिया कि नहीं दिया? आप बताओ। साहस का परिचय दिया उसने। तो एथेंस के लोग भी कह रहे हैं कि हाँ भाई साहस का परिचय दिया, लेकिन भाई आप तो कह रहे थे कि युद्ध भूमि में। तो कहा कि नहीं नहीं, हम इसको सुधारते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जब विपरीत सिचुएशन हो, जब जान का खतरा हो, और वो युद्ध भूमि हो या कोई भी जगह हो, वहां पर उस सिचुएशन से भिड़ जाना साहस है। एक नई परिभाषा बनाई सामने वाले एक आम एथेंस के निवासी ने, एक वहां के सिटीजन ने, क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी थी तो हम सिटीजन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां के सिटीजन ने बनाया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, एक राजा है, सबके सब उसके हाँ में हाँ भर रहे हैं, कोई वहां जान का खतरा नहीं है, बट एक आदमी कह रहा है राजा जी आप गलत बोल रहे हैं। राजा गलत ही बोल रहा है, बट बाकी लोगों की हिम्मत नहीं है राजा को टोकने की, और वहां कोई जान वान का खतरा भी नहीं है, बस राजा की चापलूसी करेंगे तो कुछ फायदा होगा, किसी फायदे के लालच में पद प्रतिष्ठा राजा दे सकता है। और ऐसे में सबके सब हाँ में हाँ भर रहे हैं, और ऐसे में एक आदमी कह रहा है नहीं राजा जी आप गलत बोल रहे हैं। आप बताओ, उसने साहस का परिचय दिया? ना तो यहाँ युद्ध भूमि है, ना जान का खतरा है। बोलो हाँ या ना। यस सर। जी सर। तो नेक्स्ट स्टेज में वो निवासी कह रहा है हाँ सर आप, बात तो आप सही कह रहे हैं, मेरा जो अज्ञान था, जो मेरे बिलीव्स थे, जो अनटेस्टेड बिलीफ थे, अपरीक्षित विश्वास थे, जिसकी परीक्षा नहीं की गई थी, वो रिफाइन हो रहे हैं। तब उसने कहा कि हाँ सर ऐसा हो सकता है, अक्सर ऐसा कहा ही जाता है। राजा ने कहा कि रात है, रानी ने कहा कि रात है, मंत्रियों ने कहा कि रात है। ये सुबह सुबह की बात है, ये सुबह सुबह की बात है कि राजा की हाँ 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 में हाँ भरने के लिए सब कह रहे हैं कि रात है, बट ये बात सुबह की है। उसमें कोई एक हिम्मत करके कहता है नहीं साहब, सामने सूरज चमकता हुआ आ रहा है सामने से, आप कह रहे हैं रात है, साहस दिखा रहा है वो। तो अब तक ये जो ज्ञान समझ रहा था एक एथेंस का सिटीजन, वो एक्चुअल में ज्ञान नहीं था, वो ओपिनियन था, राय थी। राय क्यों थी? राय कहेंगे किसको? ओपिनियन क्या है? ओपिनियन है, राय है, अनटेस्टेड बिलीव्स, अपरीक्षित, जिसकी परीक्षा नहीं की गई है, अपरीक्षित विश्वास। यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछ लिया मेंस में और क्या कहते हैं एसए में। अपरीक्षित विश्वास, अनटेस्टेड बिलीव इज वर्थलेस, अनटेस्टेड लाइफ इज वर्थलेस। अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है, वर्थलेस है। अब इतनी सी बात पूछी, अब इस पे 10 पेज लिखना है आपको ऐसे में, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नहीं लिख सकते। इतना ही सा क्वेश्चन है, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज वर्थलेस, ये शब्द थे यूपीएससी के, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज वर्थलेस। हमने एग्जामिन ही नहीं किया, हमने टेस्ट ही नहीं किए। टेस्ट किए तब लगा कि अरे ये तो ओपिनियन था, राय है ये, और जब हमने टेस्ट किया तब हम तो
ये राय बनती कैसे? अनटेस्टेड बिलीफ्स कहाँ से आते हैं? अनटेस्टेड बिलीफ कौन से होते हैं जो हमारे ओपिनियन बनाते हैं? हमारे ट्रेडिशन से आते हैं, हमारी परंपराओं से आते हैं। परंपरा कहाँ से आती है? परंपराएं कहाँ से आती है? हमारे अनुभव से। ये माइक किसका ऑन है? मैंने कहा ना माइक ऑफ रखो जब तक बोलना ना हो। तो ट्रेडिशंस, एक्सपीरियंस बनाते हैं हमारे अनटेस्टेड बिलीफ। क्यों? एक्सपीरियंस कैसे? एक्सपीरियंस होते हम एक्सपीरियंस कहां से करते हैं? हम जब लगातार अपने समाज में उन चीजों को देख रहे होते हैं, इतनी बार देख रहे होते हैं, इतनी तरफ से देख रहे होते हैं कि हम उसका टेस्ट नहीं करते, उसका परीक्षण नहीं करते। और यही अपरीक्षित या अनटेस्टेड बिलीफ ही तो ओपिनियन है। और तुर्रा ये कि हम इसी को क्या कहते हैं? नॉलेज। अगर हम ये भी कहें कि भाई ये ओपिनियन है, तब भी हमें कम से कम पता है कि गलत भी हो सकता है, बट हम इसको कहते हैं नॉलेज। तो ज्ञान तक कैसे पहुंचे हम ज्ञान तक पहुंचे डिस्कोर्स से, चर्चा से। डिस्कोर्स कैसे बनेगा? डिस्कोर्स कैसे तैयार होगा? क्वेश्चनिंग से। क्वेश्चनिंग, प्रश्न करना। और क्वेश्चन हम कैसे उठाएंगे? क्वेश्चन उठाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? रीजन, तर्क। तो आप समझ पा रहे होंगे, सोक्रेटिस अनुभव का, एक्सपीरियंस का खंडन कर रहे हैं और एस्टेब्लिश कर रहे हैं क्या? रीजन। बोलो, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं हमें ना? यस सर। तो ओपिनियन, जिसमें मैंने कहा कि तुर्रा ये है, मतलब बेवकूफी का हद ये है कि हम उसको नॉलेज ही कहते हैं। हम कभी नहीं कहते, जैसे अभी इलेक्शन का दौर था, तो कोई कहे पश्चिम बंगाल में बीजेपी ही जीतेगी, तृणमूल कांग्रेस ही जीतेगी। ये ही जीतेगी क्या है? ही जीतेगी मतलब मेरा नॉलेज है, ये मैं जानता हूं। ये जो स्टेटमेंट है, ये नॉलेज का स्टेटमेंट। ओपिनियन का क्या होता? मुझे लगता है, जैसा कि मेरी समझ है, काफी चांसेस हैं कि जैसा सिनेरियो है तृणमूल कांग्रेस जीत सकती है। ये कहते ही रिजिडिटी खत्म हो गई। रिजिडिटी खत्म हो गई तो दुनिया की ज्यादातर जो समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जैसे ही हम ये मान लेते हैं कि इसके अलावा भी कोई बात हो सकती है, मेरी समझ ये है। तो मैं कहूंगा कि मेरा नॉलेज नहीं, मेरी ओपिनियन है, राय है। राय बनती कैसे है? ये एक अनटेस्टेड, मेरे पास टेस्ट करने का कोई, जो मेरा बिलीव है इसको टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है। और ये जो हमने परंपराओं से समझा है कोई भी चीज, वो परंपराएं जो हम लगातार देखते हैं, महसूस करते हैं अपने आसपास, उसमें से तैयार हो जाती हैं। परंपराएं तैयार हो गई कि महिलाओं में कम बुद्धि होती है, महिलाएं अच्छी ड्राइविंग नहीं करती। ये कहां से आया? ये कुछ अनुभव भी देखा कुछ लोगों ने, और लंबे समय से इस बारे में लोग कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं हम। ज्यादातर पुरुष ऐसा कहते हैं, और जो स्त्रियां पुरुष होने के रास्ते पे निकल पड़ी हैं, उनको लगता है कि अचीवमेंट का मतलब पुरुष हो जाना है। वो भी जो शरीर से महिला हैं, बट प्रयास है उनका पुरुष होने की तरफ, वो उसी दौड़ में शामिल हैं, तो वो भी कहती हैं। तो हम चारों तरफ से सुनते हैं। तो एक ट्रेडिशन, एक परंपरा बन जाती है, और परंपरा ही अनटेस्टेड बिलीफ्स हैं जो कि राय में कन्वर्ट होती है, राय होती हैं। बट दिक्कत यह है कि राय को लोग राय आमतौर पे नहीं कहते, उसी को नॉलेज मान रहे होते हैं। तो सोक्रेटिस जो कह रहा है
नॉलेज इज सुप्रीम वर्च्यू, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। तो लोगों को ज्ञानी बना रहा है। ज्ञानी कैसे बना रहा है? थ्रू रीजनिंग, थ्रू क्वेश्चनिंग। पर दिक्कत यह है कि अगर नागरिक क्वेश्चन करने लग जाएं तो शासकों के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। और लोगों को वो क्वेश्चन करना सिखा रहा है। अब जहां तो लोग क्वेश्चन खड़ा कर दें, जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो गवर्नमेंट चल रही है, तो गवर्नमेंट चलना बंद हो जाएगी, उसको बहुत दिक्कत होगी। ऐसा आदमी तो बहुत खतरनाक है। वो युवकों को, वो यूथ को क्वेश्चन करना सिखा रहा है। आसान व्यवस्था चलाने के लिए तो यस सर चाहिए हमें, यस सर, यस मैम जो कहे, हाँ में हाँ भरे, तो व्यवस्था स्मूथ चलती है। भक्त अगर हों लोग तो क्वेश्चन ना करे, दैट्स गुड। अब ये क्वेश्चन करना सिखा रहा है, तब तो बहुत खतरनाक माना गया। इतना खतरनाक माना गया कि इसको, सोक्रेटिस को कैपिटल पनिशमेंट हुई, मृत्यु दंड मिला उसको। उस समय ट्रेडिशन था जहर का प्याला पिलाकर मृत्यु दंड दी जाती थी, तो इसको जहर का प्याला दिया गया मृत्यु दंड के रूप में। और इस तरह से सोक्रेटिस की मृत्यु हुई। सोक्रेटिस की मृत्यु हुई तो सोक्रेटिस के जो आसपास के जो शिष्य थे, अगला नंबर उनका था। और उसमें एक बड़ा नाम था प्लेटो का, और भी बहुत सारे थे, प्लेटो का नाम था। उसी दौरान हम देखेंगे एथेंस पर उसके बगल वाला एक दूसरा स्टेट था, उसने आक्रमण किया। और कुछ समय के लिए जो ये प्लेटो है, क्योंकि ये बहुत ही वीवीआईपी फैमिली का था, शासक वर्ग वाले जो खानदान होता है उससे था, तो अपनी जान बचाने के लिए अपनी फैमिली के साथ ये इधर उधर भागा। फैमिली को उसने एक जगह दूसरे स्टेट में किया, जो उसका परिवार था, इमीडिएट फैमिली, और खुद दुनिया के भ्रमण पर निकला छिपते छिपाते। इस खोज में ये कई जगहों पर गया। कहते हैं कि ग्रीस से निकलकर वो इजिप्ट गया, वो पर्सिया आया, पर्सिया जो आज का ईरान है। कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया भी आया। इंडिया के आने के कोई बहुत ठोस प्रमाण तो नहीं है, बट कुछ बातों से लगता है, जो इसने कुछ बातें कही उससे, कि इंडिया का प्रभाव कहीं ना कहीं रहा होगा। बट इंडिया को छोड़ भी दें तो वो बहुत सारी जगहों पर भटका, बहुत सारी जगहों पर गया। इस जानने के दौरान, इस जगह जगह जाने के दौरान, इसने एक चीज अनुभव की जो आपके बहुत काम की है। इसने देखा कि अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग टाइम एंड स्पेस के लोग, स्थान और समय के लोग अलग अलग मान्यताओं में जीते हैं, अलग अलग राय में जीते हैं, अलग अलग ओपिनियन में जीते हैं। और वो उसी ओपिनियन को ही ट्रुथ मानते हैं। और ये ट्रुथ सब जगह अलग अलग है। तो हर कोई अपने क्षेत्र में ही रहता है और उसी को ट्रुथ मानता है। तो जो टाइम एंड स्पेस पे डिपेंडेंट बातें हैं, उनको वो ट्रुथ मानता है। इसी बात को वो समझाएगा, कहेगा कि लोग अलग अलग अपनी अपनी गुफाओं में रहते हैं। भारत में कहते हैं ना, कूप मंडूक है, अपने कुएं का ही मेढक है। ये मंडूक मतलब मेढक, फ्रॉग। कूप मतलब कुआं, कुएं का मेढक है। कुएं का मेढक है मतलब बस जितने में है उतना ही कोई जानता है, उसी को सत्य मानता है। जबकि ऐसे सबके अलग अलग कुएं हैं और उनमें सत्य की बातें अलग अलग हैं। इसी बात को समझाएगा एक एलेगरी से, एक उपमा से। उसको बोलते हैं एलेगरी ऑफ केव। एलेगरी ऑफ केव, गुफा की उपमा। तो जब ये सब जगह से घूम घाम के आएगा, ऐसे में एक जगह इसको पकड़ लिया जाता है, वहां एक गुलाम बना लिया जाता है। उस समय प्रथा थी कि किसी को पकड़ लो तो उसको स्लेव बनाया जा सकता है। तो स्लेव के रूप में भी कुछ समय इसने जीवन काटा। और ये सब करते कुराते समय बदला, वापस ये एथेंस में आया।
एक लंबी यात्रा के बाद, अलग अलग अनुभवों के बाद, जिसमें वो एक राजकुमार का भी जीवन जी रहा है, एक फकीर का भी जीवन जी रहा है, एक गुलाम का भी जीवन जिया, और उससे अलग अलग अनुभव हुए अलग अलग जगह से। उसके बाद इसने जो लिखा है, इसने जो समझा है, इसकी जो फिलॉसफी है, उसमें एक बड़ी जो इसने बात समझाने का तरीका अपनाया है वो एलेग्रीज का है, उपमाओं का है। उपमा जानते हैं? जैसे आपको मान लो नहीं पता किसी चीज का, की जानकारी नहीं है, एलेग्री, ALLEGORY, एलेग्री। तो अगर आपको किसी चीज की ठीक ठीक जानकारी नहीं है, तो आप उससे मिलता जुलता एक रूपक या एक उपमा या एक सादृश्य उसके जैसी चीजें गढ़ते हैं। जैसे याद करो, मैंने बताया था अभी कठोपनिषद, कठोपनिषद में जो बालक है नचिकेता, यम से, जो कि मृत्यु के बाद का देवता है, मृत्यु के बाद की जो सारी लिखा पढ़ी है, उसके बाद का जो सारा फैसला है वो करता है, उससे वो मृत्यु और मृत्यु के बाद का ज्ञान लेना चाह रहा है। अब वो उस बात का अनुभव तो है ही नहीं नचिकेता को जिसके बारे में वो लेना चाह रहा है, तो वो रूपक, कोई वो कहानी गढ़ेंगे, कोई वो उपमा गढ़ेंगे, वही है। तो एलेग्री, बहुत सारी एलेग्री उसने करके अपनी बात को समझाया है, जो उसने ज्ञान लिया इतने सारा घूम घाम के। उसमें एलेग्री ऑफ केव, बहुत ही फेमस गुफा की उपमा। एक तो एलेग्री ऑफ केव, दूसरा ये एग्जाम में आ चुका है, कुछ एलेग्री नहीं आए हैं, वो मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। या एक और है एनालॉजी, एनालॉजी ऑफ डिवाइडिंग या डिवाइडेड लाइन, बहुत सुंदर है ये। इसको हिंदी में कहेंगे विभाजित। ये राजस्थान में आने की बहुत संभावना है, अभी तक आया नहीं है। राजस्थान वाले थोड़ा सा अलग से, मैं अलग से पढ़ाऊंगा अभी राजस्थान के लिए। विभाजित रेखा का सादृश्य, सादृश्य मतलब एनालॉजी या एलेग्री, सादृश्य मतलब उस जैसा दिखने वाला। एक दो और हम बता देते हैं, एक ही पूछा गया अभी तक तो। एक तो ये हो गया, और दूसरा एलेग्री ऑफ, मैं एथिक्स में पढ़ा चुका हूं, और आगे एथिक्स पढ़ेंगे तो दोबारा पढ़ेंगे। एलेग्री ऑफ चैरियट, रथ, रथ रूपक, रथ रूपक। एक और इसने यूज किया है, इसको हम लिख सकते हैं मेटाफर ऑफ सन, मेटाफर ऑफ सन, सूर्य का रूपक, सूर्य का रूपक। ये हम पढ़ते हैं सिलेबस, ये मैक्सिमम सिलेबस है प्लेटो से रिलेटेड। इसमें से कुछ चीजें आपके अभी समझ में नहीं आ रही होंगी, बट आपको बिल्कुल रट जाएंगी, 100% समझ में आ जाएंगी। अभी टर्मोलॉजी है या नाम है, ये मैंने आपको बताया प्लेटो के बारे में। हमने एंट्री की है, इंट्रोडक्शन दिया है प्लेटो का। प्लेटो अपने ज्ञान का आधार आइडिया बताएगा, प्रत्यय बताएगा, बट इसका प्रत्यय प्लेटो का प्रत्यय है, जो हमने अब तक जो आइडिया पढ़ा है उससे अलग है, एग्जैक्ट वो नहीं है, इसलिए प्लेटोज प्रत्यय, प्लेटोज आइडियाज हम बोलेंगे। और इसमें याद रखना है, आज की बात मैं समाप्त करूं उससे पहले, ओपिनियन और नॉलेज का फर्क। ओपिनियन वाली बात इंप्रेसिस्ट कर रहे हैं, आपको पता है इंप्रेसिज्म में या राय आती कहां से है, मैंने अभी बताया, राय अनटेस्टेड बिलीफ्स हैं,
जिसका टेस्ट नहीं किया गया, जिसको परीक्षण नहीं किया गया, और ये हम परंपराओं से पाते हैं, मेरे पिताजी ऐसा कर रहे हैं, उनके पिताजी कर रहे हैं, उनके पिताजी कर रहे हैं, तो फिर हम बिना उसमें दिमाग लगाए, बिना उसकी रैशनैलिटी चेक किए, हम उसको एज इट इज मान लेते हैं। सब लोग कह रहे हैं, बताया गया, उससे हम प्रेजुडिस हो गए किसी चीज को लेकर, किसी धर्म को लेकर, जाति को लेकर, किसी संप्रदाय को लेकर। तो ट्रेडिशन, तो इससे हम समझ पा रहे हैं कि ये प्लेटो बात रैशनलिज्म की करेगा, एम्पिरिसिज्म की नहीं करेगा। उसको वो भी राय मानेगा, उसको भी वो ओपिनियन मानेगा। इसका भी तरीका होगा रीजन तक पहुंचाना, और आंसर जो है वो रैशनल करना। याद रखना है ये बातों को। रीजन तक पहुंचने के लिए क्या मेथड अपनाया जाएगा, उसका क्या तरीका होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में इस पे बात करेंगे। तो हम और इसके आगे की बात आगे करेंगे। आज इतना ही, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूं।